नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ योजनाओं के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को यहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ पे ये रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को आप देख लीजिएगा एक बार। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सम्मिलित किया गया जो आपके स्कीम से रिलेटेड बन सकते हैं। इसमें जो है मोस्ट सेलेक्टेड जो आपकी योजनाएँ बन सकती हैं उनको हमने सम्मिलित किया हुआ। इसकी इसी तरह से एक और दो वीडियो मैं आपको और दे दूँगा 1-2 दिन में। इन तीनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो मैक्सिमम आपकी योजनाएं कवर हो जाएंगी। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह वीडियो आपका रिवीजन के तौर पर है, अपना स्कोर भी आप चेक कर लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि इन योजनाओं में से आपके कितना सही हो पाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एकदम लेटेस्ट इसमें यह स्कीम काफ़ी न्यूज़ में थी, दोनों स्कीम। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि वर्तमान में कितनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये योजनाएं अभी हाल ही में न्यूज़ में थी। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वर्तमान में प्रीमियम राशि कितनी हो गई है। तो पहले इसकी प्रीमियम राशि जो है 12 रुपये हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में हाल ही में इसकी प्रीमियम राशि बढ़ाकर 20 रुपये कर दी गई है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, इसको आप याद कर लीजिएगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो प्रीमियम राशि है उसको 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। तो ऑप्शन जो आपका इस प्रश्न का है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसकी जो शुरुआत है कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो शुरुआत है 9 मई 2015 को की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसकी जो आयु सीमा है वो 18 से 70 वर्ष रखी गई है। इसकी आयु सीमा यानी कि अर्हता की जो सीमा है वो 18 से 70 वर्ष रखी गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसकी जो प्रीमियम राशि है वह अब 20 रुपये हो गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जो है इसमें जो है 2 लाख रुपए तक का जो है दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो कितने रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है। 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर जो है इसमें प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, ये भी योजना काफ़ी न्यूज में थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वर्तमान में प्रीमियम राशि कितनी है। तो फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसकी भी जो प्रीमियम राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी प्रीमियम राशि 330 रुपये हुआ करती थी, अब इसको हाल ही में बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, 436 रुपये इसकी भी वर्तमान में प्रीमियम राशि है, इसको भी वर्तमान में बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसकी शुरुआत की बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री आपकी सुरक्षा बीमा योजना दोनों एक ही दिन स्टार्ट की गई थी, 9 मई 2015 को। तो दोनों की डेट सेम है, 9 मई 2015 को दोनों योजनाएं शुरू की गई थी। और इसकी आयु सीमा की अगर हम बात करें, इसकी अर्हता की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, तो इसकी अर्हता रखी गई है 18 से 50 वर्ष। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के जो लोग हैं इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें भी जो है आपका 2 लाख रुपए तक का जो बीमा है वह दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, किसी भी कारणवश से जो आपका अभिदाता होगा यानी कि जो प्रीमियम की राशि भरेगा उसकी मृत्यु हो जाती है तो जीवन बीमा की जो 2 लाख रुपए की राशि होगी अभिदाता के परिवार को दे दी जाती है इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। तो ये दोनों स्कीम आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप कम से कम याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वह कब होती है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो मैच्योरिटी है वह कब से स्टार्ट हो जाती है, कितने वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना जिसका नाम आयुष्मान भारत योजना है इसकी जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ से की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% चांस है इसके एग्जाम में पूछे जाने के। तो विश्व की जो सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है आयुष्मान भारत योजना, तो इसको हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है कब की गई थी, मतलब कहाँ से की गई थी, तो आप याद कर लीजिएगा। इसकी जो शुरुआत है आपकी की गई थी झारखंड के रांची से। कहाँ से, तो झारखंड के रांची से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये लोकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, झारखंड के रांची से। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं इसके शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से की गई थी। डेट आप याद कर लीजिएगा, 23 सितंबर 2018 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी और यह योजना जो है लागू होती है 2 दिन बाद, यानी कि 25 सितंबर 2018 से दीनदयाल उपाध्याय की जो जयंती थी, दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर 25 सितंबर 2018 से यह लागू हो जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे यह स्कीम पूछी जा सकती है। अगर इन स्कीम्स को आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है तो जो मैंने एकदम मिक्स वाली प्लेलिस्ट बनाई है उसको आप देख लीजिएगा। वहाँ पे जो भी स्कीम मैं अभी जिनके बारे में बता रहा हूँ उनको आप एकदम डिटेल में देख सकते हैं। तो मिक्स वाली जो प्लेलिस्ट मैंने लेखपाल के लिए बनाई है, कम से कम उसको तो आप एक बार जरूर देख ही लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है आयुष्मान भारत योजना, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को होती है, यानी कि इसकी जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से की गई थी, लेकिन यह 2 दिन बाद लागू होती है। 25 सितंबर 2018 को लागू होती है और 25 सितंबर को थी आपकी DDU, दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, इन्हीं के अवसर पर इसको लागू किया गया। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थी के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है, तो मैंने आपको अभी बताया इसके बारे में। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप, लाभार्थी की आयु कितनी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में लाभार्थी की आयु है 18 से 70 वर्ष, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 से 70 वर्ष है लाभार्थी की आयु आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन जो इस प्रश्न का दिया गया यहाँ पे सी वाला वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा यह स्कीम आपके एग्जाम के लिए, तो इसको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्न में से कौन जन औषधि योजना के संबंध में सही है। इसमें से जो कथन दिए गए हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है जन औषधि योजना के संबंध में एकदम सटीक है, एकदम सही है, आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराना इसका मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है, तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, जेनेटिक दवाएं उपलब्ध करना। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत जो है कम मूल्य पर जो है बाजार से कम मूल्य पर दवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट यह स्कीम आपके एग्जाम के लिए है। और इसकी जो शुरुआत है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की कब की गई थी, इंपॉर्टेंट है, तो आप याद कर लीजिएगा। इस स्कीम की जो शुरुआत है आपकी की गई थी 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप याद कर लीजिएगा। एक चीज़ और आप नोट डाउन कर लीजिएगा इस योजना के बारे में, एकदम लेटेस्ट में ये योजना न्यूज़ में थी। मई 2022 में जो आपकी जन औषधि योजना थी, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसने जो है मई 2022 के महीने में जो है 100 करोड़ रुपए की बिक्री का आंकड़ा पार किया। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। जो आपकी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना इसने मई 2022 के महीने में जो है 100 करोड़ की बिक्री का जो है आंकड़ा भी पार किया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के सेक्शन में। इसके बाद इस योजना का लक्ष्य क्या है, तो इस योजना का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का लक्ष्य है 31 मार्च 2025 तक जो है 10,050 जन औषधि केंद्र को खोलने का। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। एक चीज़ जो आपके एग्जाम में 100% पूछी जा सकती है वो है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस योजना में, आप याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जो कार्यान्वयन है रसायन व उर्वरक मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय हमारा है वह इस योजना को चलाता है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या था, बाजार से कम मूल्य पर दवाएं उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोले जाने का प्रावधान है, आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाक से इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोले जाने का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 वर्ष से कम। 10 वर्ष से कम उम्र की जो बालिकाएं होंगी उनका जो है बचत बैंक खाता खोले जाने का प्रावधान है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 वर्ष से कम। तो ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा।
आइए सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत की डेट आप याद कर लीजिएगा, 22 जनवरी 2015 है। 22 जनवरी 2015 को जो है सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है, कहाँ से, तो हरियाणा के पानीपत से इसको शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तथा इस स्कीम के तहत जो है मिनिमम जो है 250 रुपये जमा किए जा सकते हैं और मैक्सिमम जो है 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जिसको हम सुमन योजना के नाम से भी जानते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं? सुमन योजना का उद्देश्य यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। आप फटाक से बताइए कि जो सुमन योजना है इसका उद्देश्य क्या है। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार इसका उद्देश्य आपको बताना है सुमन योजना का। तो सुमन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही हो जाएगा, यानी कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, भुगतान रहित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना, इसके बाद माता एवं शिशु को प्रसव हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। ये तीनों जो हैं उद्देश्य हैं सुमन योजना के। सुमन योजना को हम बोलते हैं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, देश में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना इस योजना का मेन उद्देश्य है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सुमन योजना की जो शुरुआत है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को की गई थी। 10 अक्टूबर 2019 को जो है सुमन योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अटल पेंशन योजना है इसके अंतर्गत लाभार्थी को जो है न्यूनतम व अधिकतम तक पेंशन राशि प्रत्येक माह प्रदान किए जाने का प्रावधान। आपको बताना है कि न्यूनतम और अधिकतम कितनी पेंशन राशि जो है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप याद कर लीजिएगा। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो है लाभार्थियों को न्यूनतम जो है आपके 1,000 रुपये और मैक्सिमम जो है 5,000 रुपये तक की जो पेंशन राशि है वो प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूनतम 1,000 रुपये और मैक्सिमम जो है आपका 5,000 रुपये तक की जो पेंशन राशि है वह प्रदान की जाती है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अटल पेंशन योजना की भी शुरुआत जो है आपकी की गई थी कब, तो 9 मई 2015 को। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे स्कीम या पूछी जा सकती है अटल पेंशन योजना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बताइए कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो आयु सीमा है वो कितनी रखे, कितने आयु वर्ग के लोग हैं जो आपके अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुपोषित माँ अभियान योजना के तहत किसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना उद्देश्य है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सुपोषित माँ अभियान के तहत किसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना है, तो आपको बताइए इसका जवाब पहले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बच्चों को जो है पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत महिलाओं को तथा माताओं को जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं इनको भी जो है पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराया जाता है सुपोषित माँ अभियान के तहत। तो ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो सुपोषित माँ अभियान है इसकी जो शुरुआत है 2020 में की गई थी राजस्थान के कोटा से। कहाँ से? तो 2020 में राजस्थान के कोटा से जो है इसकी शुरुआत की गई थी सुपोषित माँ अभियान की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2015 में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी यह कहाँ से शुरू की गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत हरियाणा के पानीपत से की गई थी। अगेन सुकन्या समृद्धि योजना की भी शुरुआत यहीं से की गई थी और आपकी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी इसकी भी शुरुआत जो है आपकी हरियाणा के पानीपत से की गई थी। तो ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके द्वारा की गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका 100% सही है, हरियाणा के पानीपत से। अगला प्रश्न का जवाब आपको देना है कि निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विकास योजना के प्रमुख उद्देश्य में शामिल थे। सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं क्या थे।
फटाक से इसका जवाब दीजिए आप कि सामुदायिक विकास योजना जो आपकी प्रारंभ की गई थी, यह अपनी तरह की पहली ग्रामीण विकास की योजना थी। तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया था, आपको बताना है। तो सामुदायिक विकास योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे? ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना, ग्रामीणों के मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना, व्यक्तित्व विकास करना, ये सभी जो आपके उद्देश्य थे, ये आपके सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य थे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1952 में जो है इस योजना को शुरू किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह एक ग्रामीण विकास केंद्रित योजना थी, आपकी सामुदायिक विकास योजना, जिसको 1952 में शुरू किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है, आपसे पूछा जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है, आपको बताना है। तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का जो क्रियान्वयन है कौन सा मंत्रालय करता है? तो इसका मंत्रालय करता है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन जो यहाँ पे, तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? तो आप याद कर लीजिएगा, इसका जो क्रियान्वयन है यहाँ पे आपके सभी ऑप्शंस यहाँ पे गलत दिए गए हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केंद्रीय आवास एवं शहरी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा जो है इसका जो क्रियान्वयन है वह किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा जो है इसका क्रियान्वयन किया जाता है। इसके बाद इसकी जो शुरुआत है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की कब की गई थी? तो 25 सितंबर 2014 को। कब? तो 25 सितंबर 2014 को जो है आपकी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 25 सितंबर 2014 को। इसका उद्देश्य क्या था, इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए थे? तो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास एवं अन्य साधनों के माध्यम से रोजगार अवसरों की उपलब्धता बढ़ाकर निर्धनता को कम करना इसका मेन उद्देश्य था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का। तो इसके बारे में आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली यह स्कीम पूछी जा सकती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है, आपसे पूछा जा रहा है। तो किस वर्ष तक कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है, इसका वर्ष का आपको बताना है कि किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त करना है। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त करना है? कुपोषण मुक्त भारत का जो निर्माण है आपका 2022 तक करना है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2022 तक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित करके साक्षर भारत मिशन का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित करके साक्षर भारत मिशन की जो शुरुआत है कब की गई थी? तो साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की गई थी 2009 में। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। साक्षर भारत मिशन की जो शुरुआत है यह 2009 में की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित करके जो है 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी, साक्षर भारत मिशन की। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिला को जो है कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला को कितने रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है? तो 6,000 रुपये का जो है वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? आपको बताना है कि जो अन्नपूर्णा योजना है इसकी शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 2000 में जो है आपकी अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2000 में आपकी अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? आपको बताना है मिशन इंद्रधनुष जो टीकाकरण कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत है किस वर्ष में की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मिशन इंद्रधनुष जो आपका टीकाकरण कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को। कब? तो 25 दिसंबर 2014 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बारे में मैंने आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप मेरा योजनाओं का वीडियो देख लीजिएगा। लेटेस्ट में जो मैंने योजनाएं अपलोड की हुई अपने चैनल पर उनको जो है मैंने मिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने अपलोड कर दिया है। मिक्स वाली अगर आप प्लेलिस्ट देख लेंगे तो इन सभी योजनाओं के बारे में आपको पूरे डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो आप मिक्स वाली प्लेलिस्ट तो कम से कम एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे वेरियस टॉपिक वहाँ पे कवर कराए गए हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए। तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत जो है 2014 में 25 दिसंबर को की गई थी। 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और यह किस प्रकार का कार्यक्रम था? तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम था आपका मिशन इंद्रधनुष। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया है? काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2004 में 2004 में आपका काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा 2004 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे है ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस आयु के बच्चों को जो है मतलब किस आयु के बच्चे जो हैं लाभार्थी के रूप में शामिल होते हैं? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर आपको बताना है। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप कि किस आयु वर्ग के बच्चों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो लाभार्थी होते हैं आपके 0 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चे। तो आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0 से लेकर 18 वर्ष आयु के बच्चे जो हैं लाभार्थी होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ में कौन सा शामिल नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ जो थे इनमें से कौन सा स्तंभ नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से आपका जो कौन सा स्तंभ इसमें शामिल नहीं है, पहले आप इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें से जो बैंकिंग विकास है आपका यह 5 स्तंभों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, गतिशील जनसांख्यिकी और 5वां आपका मांग है। ये 5 स्तंभ थे आपके आत्मनिर्भर भारत अभियान के। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कौन कौन से 5 स्तंभ थे। अर्थव्यवस्था हो गया, अवसंरचना हो गया, प्रौद्योगिकी यानी कि आपकी टेक्नोलॉजी हो गई, चौथा आपका गतिशील जनसांख्यिकी हो गया और 5वां आपका मांग हो गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो घोषणा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 मई 2020 को की गई थी। कब? तो 12 मई 2020 को जो है इसकी घोषणा की गई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान की। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो 12 अप्रैल 2005 को। ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 अप्रैल 2005 को जो है आपकी जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो माताओं तथा शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जो है इसको शुरू किया गया था जननी सुरक्षा योजना को। इस योजना के तहत जो है जन स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव कराने पर 1400 रुपये की नगद सहायता प्रदान की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना। और इसकी जो शुरुआत है यह की गई थी 12 अप्रैल 2005 को। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसको जो है माताओं तथा शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए शुरू किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। इसके बारे में कम से कम आप याद रखिएगा। स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण का चरण 2 है, इसके क्रियान्वयन की अवधि आपको बतानी है कितनी है?
तो इसके सेकेंड फेज यानी कि चरण 2 के क्रियान्वयन की अवधि आपसे पूछी जा रही है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के। तो इसके क्रियान्वयन की अवधि कब तक है, तो आप याद कर लीजिएगा। इसके क्रियान्वयन की जो अवधि 2024-25 है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। कब तक है पूछी गई है ना, तो 2024-25 हो जाएगा। राइट आंसर आप याद कर लीजिएगा। और ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है इसके क्रियान्वयन की जो अवधि है वो कब तक है, तो 2024-25 तक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस वर्ष में संपूर्ण ग्राम बीमा योजना शुरू किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। संपूर्ण ग्राम बीमा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, आपको बताना है इसका जवाब। संपूर्ण ग्राम बीमा योजना की यहाँ पे बात हो रही है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो गाँव को बीमा से जोड़ने के लिए किस वर्ष में संपूर्ण बीमा ग्राम योजना शुरू की गई थी, तो 2017 में। आप याद कर लीजिएगा, गाँवों को बीमा से जोड़ने के लिए वर्ष 2017 में संपूर्ण बीमा ग्राम योजना आपकी शुरू की गई थी। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है 17 वाला ना, ऑप्शन आपका सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना 2017 यहाँ पे योजना थोड़ा सा लिखा गया, यहाँ पे संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, संपूर्ण बीमा ग्राम कर लीजिएगा इसका, बीमा ग्राम योजना। तो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की शुरुआत जो है आपकी की गई थी 2017 में। इसके अंतर्गत गाँव को बीमा से जोड़ा जाता था, तो इसके बारे में आपको याद रखना। और 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की, तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है। भारत नेट परियोजना किससे संबंधित है, आपसे पूछी जा रही है। भारत नेट परियोजना का संबंध किससे है, तो भारत नेट परियोजना का संबंध आपका किससे हो जाएगा, सबसे पहले इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तो भारत नेट परियोजना आपका संबंधित है किससे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने से संबंधित आपकी है भारत नेट परियोजना। तो ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो है ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने से संबंधित है भारत नेट परियोजना। तो ऑप्शन आपका बी जो यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं भारत नेट परियोजना के बारे में। डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह ग्रामीण विकास से रिलेटेड योजना आपकी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अक्टूबर जो है 2011 में शुरू किया गया था, और आगे चलकर इस राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का जो नाम है भारत नेट परियोजना कर दिया गया था 2015 में। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि भारत नेट परियोजना का जो पहले नाम था वह हुआ करता था राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में जो है इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था अक्टूबर 2011 में, और बाद में 2015 में भारत नेट परियोजना के रूप में इसे फिर से एक नया नाम दे दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत नेट परियोजना जो है ग्राम पंचायतों को और यहाँ तक कि जिला स्तर पर सरकारी संस्थानों में परिवारों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा इसके अंतर्गत जो है 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसका जो पहला चरण था भारत नेट परियोजना का 2017 में पूरा कर लिया गया था, और 2017 में जब इसका पहला चरण पूरा किया गया था तो 1 लाख ग्राम पंचायतों को जो है इंटरनेट का कनेक्शन मिल गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि भारत नेट योजना के तहत इसका जो प्रथम चरण था जो 2017 में दिसंबर में ख़त्म हुआ था, इसके प्रथम चरण की समाप्ति तक जो है 1 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा चुका था। तो ये फैक्ट डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं वर्तमान में भारत नेट परियोजना का जो है तीसरा चरण चल रहा है, और इसके तीसरे चरण की अवधि क्या है, तो भारत नेट परियोजना के तीसरे चरण की अवधि है 2019 से 23। तो इसके बारे में आपको याद रखना है 2019 से 23 जो है इसके तीसरे चरण की अवधि है भारत नेट परियोजना की। तो इसके बारे में आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत नेट परियोजना के तीसरे चरण की अवधि जो मैंने आपको अभी बताया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 2019 से 23 तक इसके तीसरे चरण की अवधि है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद निम्न में से गोबर-धन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो गोबर-धन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो गाँव को स्वच्छ बनाना और जैविक अपशिष्ट से
ऊर्जा उत्पन्न करना, आप याद कर लीजिएगा, गाँवों को स्वच्छ बनाना और जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करना इसका मेन उद्देश्य है गोबर धन योजना का। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसकी जो शुरुआत है 1 फरवरी 2018 को की गई थी, इसके बारे में आपको याद रखना है। 1 फरवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी गोबर धन योजना की। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था आपका क्या था? तो सबसे पहले बताइए आप, इसका उद्देश्य क्या था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का? तो इसका उद्देश्य क्या था? ऊर्जा आपूर्ति करना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऊर्जा आपूर्ति करना इसका मेन उद्देश्य था। आप याद कर लीजिएगा, अविद्युतीकृत गांव को विद्युतीकृत करना इसका मेन लक्ष्य था। अविद्युतीकृत यानी कि जिन जिन गांवों तक ऊर्जा नहीं गई है, जिन जिन गांवों तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है, उन गांवों का विद्युतीकरण करना इस योजना का मेन उद्देश्य था, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। डायरेक्टली आपसे एक स्कीम यह पूछी जा सकती है, इसका उद्देश्य क्या था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का? तो इसका उद्देश्य था अविद्युतीकृत गाँव का विद्युतीकरण करना। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 25 जुलाई 2015 को पटना से की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की जो शुरुआत है 25 जुलाई 2015 को पटना से की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इस योजना की जो घोषणा है, इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा नवंबर 2020 में। आप याद कर लीजिएगा, नवंबर 2014 में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। और आगे वर्ष में यानी कि 2015 में जो है इसको शुरू कर दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी नवंबर 2014 में और यह शुरू कर दी गई थी 25 जुलाई 2015 को। कहाँ से? तो पटना से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? अविद्युतीकृत गाँव का विद्युतीकरण करना। और यहाँ पे पूछा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की थी? स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत आपसे पूछी जा रही है किस वर्ष में की गई थी? तो स्वजल धारा कार्यक्रम की जो शुरुआत है की गई थी 2002 में। इसके बारे में आपको याद रखना है, 2002 में जो है आपका स्वजल धारा कार्यक्रम शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है कार्यक्रम आपके एग्जाम के लिए, आप इसे याद कर लीजिएगा। स्वजल धारा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 2002 में इसको शुरू किया गया था। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया था 2002 में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने, पूरा योजना का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है क्या था? मैंने पूरा योजना के बारे में आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। तो ये सभी जो उद्देश्य आपके दिए गए हैं पूरा योजना के ही हैं। यानी कि जो भी शहरी योजनाएं हैं उनको गाँव तक लाना मेन उद्देश्य था पूरा योजना का। तो आप याद कर लीजिएगा, जो भी शहरी योजनाएं हैं उनको गाँव तक लाना पूरा योजना का मेन उद्देश्य था। तो इनमें क्या क्या था? विद्युत कनेक्टिविटी प्रदान करना ग्रामीण क्षेत्रों को, बाजार कनेक्टिविटी प्रदान करना, नॉलेज कनेक्टिविटी प्रदान करना, यानी कि ये सभी जो उद्देश्य थे आपके पूरा योजना के थे। और पूरा योजना के बारे में आप पूरे डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आई होप इसके बारे में आपको पता होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि पूरा योजना जो है यह कब शुरू की गई थी और किसके द्वारा शुरू की गई थी। और एमपी लेट्स स्कीम के बारे में आप पूछा गया, यानी कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जिसको हम कहते हैं, इसकी घोषणा किस वर्ष में की गई थी? सांसद आपका स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा आपसे पूछी जा रही है किस वर्ष में की गई थी? तो 23 दिसंबर 1993 को 23 दिसंबर 1993 को जो है एमपी लेट्स स्कीम यानी कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की जो शुरुआत है वह की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है यह योजना। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की जो शुरुआत है 23 दिसंबर 1993 को की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है यह योजना। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 23 दिसंबर 1993 को। कुसुम योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान का संबंध किससे है आपसे पूछा जा रहा है। तो कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो यह आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा से संबंधित आपकी है कुसुम योजना। इसके अंतर्गत जो किसान है उनको जो है सोलर पंप जो है वितरित किए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ बी है,
यहाँ पे बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार का इसमें जो है लक्ष्य है 34,422 करोड़ रुपए का खर्च करने का। कुसुम योजना के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के अंतर्गत जो है 34,422 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं और इसके तहत जो है 17.50 लाख कृषि और पंप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। सौर पंप, यहाँ पे बात हो रही सौर पंप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि यह सोलर पंप से संबंधित आपकी योजना है, कुसुम योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए बताइए कि इस योजना की जो शुरुआत है किस वर्ष में की गई थी। कुसुम योजना की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आपकी कब शुरू की गई थी? 2016 में शुरू की गई थी। ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आपकी 2016 में शुरू की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 2016। तो दोस्तों यहाँ पे किसान यहाँ पे तो किसान संपदा योजना के बारे में यहाँ पे दिया गया है। हमारा जो खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, इसी के द्वारा जो है किसान संपदा योजना की जो शुरुआत है यह 2016 में की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। और जिसे जो है वर्ष 2016-20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन के इसमें किए जाना था, यानी कि 2016 से लेकर 2020 तक की अवधि के लिए जो इसमें 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन करने का प्रस्ताव था सरकार के द्वारा, तथा इस योजना को हाल ही में बढ़ा दिया गया है और 2017 में सरकार ने संपदा योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि संपदा योजना के रूप में यह 2016 में शुरू की गई थी और 2017 में इसका नाम बदल कर दिया गया था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। और इसको जो है हाल ही में इस योजना को जो है इसमें जो है 46,000 करोड़ रुपए आवंटन के साथ जो इसको मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की जो अवधि है यह मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसमें जो है 4600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, इसके लिए आवंटित किए गए हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना, जब यह शुरू की गई तो इसका नाम संपदा योजना था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और इसको 2017 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना नाम दे दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैंने आपको क्या बताया, 2016 आपका राइट आंसर होगा। तो 2016 आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही है और इसका पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन है, डिटेल भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।